Hello everyone, myself Akash Gupta. I am currently first year AIMS Delhi student. तो गाइस सक्सेस इज नॉट अ फाइनल एंड फेल्योर इज नॉट अ फैटल, जस्ट करेज टू मूव अ कंटिन्यू। तो गाइस सक्सेस एक फाइनल डेस्टिनी नहीं है और फेल्योर एक फाइनल फैटल नहीं है। आपको करेज होना चाहिए, आप कंटिन्यू चल सकें। तो गाइस आप लोग को काफ़ी फ्रीक्वेंट डाउट था कि भैया पैरामेडिकल करते हुए नीट को कैसे मैनेज करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या माइंडसेट रखें कि पैरामेडिकल करते हुए नीट क्रैक हो जाए। तो आज हमारे सामने प्रेजेंट है अंशुल श्रीवास्तव, मोस्ट वेलकम। आप स्टार्टिंग में आए, आपका क्या रैंक था, नीट स्कोर क्या था? सो थैंक यू आकाश सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस इंटरव्यू। जैसा कि आपने पूछा कि मेरी लास्ट ईयर की रैंक क्या थी, तो मैं बताना चाहूँगा लास्ट ईयर मैंने बीएससी पैरामेडिकल एग्ज़ाम में 29 रैंक सिक्योर की थी और इस बार मैंने नीट एग्ज़ाम में 561 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 8000 सिक्योर की है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, हम बैचमेट के लिए हमारे लिए पैरामेडिकल डिसेंट कोर्स था एंड हम लोग किसी को कंटिन्यू ही कर रहे थे। बट आपका क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रेटेजी था कि क्यों आप नीट के लिए स्टार्ट किए? आपका क्यों कुछ माइंडसेट रहा होगा ना कि नीट के थ्रू जाके हम आगे अलग कोर्स परस्यू करें? सो बेसिकली ये मेरा बचपन से ही सपना था। मैं अपना सपना कहूँ या मेरी मम्मी का सपना कहूँ, तो वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। मैं एमबीबीएस कोर्स करना चाहता था, बट लास्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स थे। हमारे बैच में ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स हैं, बट लास्ट ईयर रैंक इन्फ्लेशन की वजह से हमें सीट नहीं मिल पाई थी। तो उसके बाद हम सब ने बीएससी पैरामेडिकल एग्ज़ाम दिया, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी रैंक सिक्योर की और हमें एम्स दिल्ली अलॉट हुआ। यहाँ आने के बाद ही मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ कि ये कोई लोअर कोर्स है। यहाँ की फैसिलिटीज़, हॉस्टल, पढ़ाई, कोर्स सब कुछ बहुत एवन था और मुझे मज़ा भी आया क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग भी हमारी बहुत अच्छी अच्छी जगह होती हैं। हम न्यूरो ओटी में जाते हैं, ऑर्थो ओटी में जाते हैं, आरपीसी में जाते हैं, मेन ओटी में जाते हैं। तो हम आपने देखा ही होगा वहाँ बहुत अच्छी से सर्जरीज परफॉर्म होती हैं और हमें कितना कुछ सीखने मिलता है। सो इन सब के साथ मेरा ड्रीम तो था ही कि मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करूँ। मैं अपनी पोस्टिंग्स कर सकता हूँ, मैं क्लासेस कर सकता हूँ और उसके बाद शाम को, रात को मुझे जितना भी फ्री टाइम मिलता है, तो क्यों ना मैं उसमें अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई, मेरी नीट की पढ़ाई, उसके लिए मैं फोकस रहूँ। बस ज़रूरत थी तो एक विल पावर की, एक ड्रीम की, जो मैंने देखा था, जो मुझे करना था, और बहुत सारे हार्डवर्क की। अगर आप हार्डवर्क करना जानते हो, अगर आप कर सकते हो, तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे लिए मुश्किल था, बट मुझे ये था कि मैं मेहनत कर लूँगा, मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर लूँगा और उसी का रिजल्ट हुआ कि मैं फोकस होके डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर मैंने पढ़ाई की और आज मैं एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाया हूँ नीट एग्ज़ाम में। तो गाइस इन्होंने अपने ड्रीम के लिए पैशनेट थे एंड अपने ड्रीम के लिए एक पागलपन बोल लो, तो अपने ड्रीम के लिए मेनली फोकस थे। तो दैट्स वाई इन्होंने एक नीट में भी अच्छा स्कोर दिया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका शेड्यूल क्या था बेसिस, आप डेली कैसे मतलब मेंटेन करते थे अपने आप को? जैसे मेरा शेड्यूल दिन तक तो जो हम सबका ही शेड्यूल है वो सेम है। हमारी पोस्टिंग जैसे आप जानते हैं 7:30 से 8 बजे हम सबकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और पोस्टिंग चलती हैं, सर्जरीज चलती हैं 10 से 11 बजे तक। हम उसके बाद फ्री हो जाते हैं और हमारी जैसे कोई क्लासेस शेड्यूल होती हैं तो हम क्लासेस भी अटेंड करते हैं। कुछ क्लासेस हमारी नर्सिंग के साथ भी लगती हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ हम साथ में क्लासेस लगाते हैं। और यूजुअली जब 4 बजे तक हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, फिर जैसे कि आप लोग थे तो आप लोग चले जाते थे घूमने या आप रेस्ट करने, आप अपने रूम पे जाके एंजॉय करते थे। बट मेरा ये होता था, मैं क्लासेस कंप्लीट करने के बाद लाइब्रेरी जाता था, फ्रेश अप होके मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। मैं 3 से 4 घंटे निकालता था कि मुझे एक शिफ्ट लगानी है, मुझे एक बार पढ़ना है। डिनर करने के बाद मैं दूसरी शिफ्ट लगाता था रात को और यूजुअली मेरा टाइम रहता था, मैं 12, 1 या 2 बजे तक भी। वो टाइम वेरिएबल था, डिपेंड करता था कि क्या मेरे टारगेट्स उस दिन कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है तो मैं जल्दी भी घर चला जाता था, बट अगर नहीं हुआ है तो मैं लेट नाइट जाग के उसको कंप्लीट करता था। मैं कुछ भी अगले दिन के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ता था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, क्योंकि एम्स दिल्ली है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम कोर्स है, आपको हर चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता था कि मेरा सेम डे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और बस यही मेरा शेड्यूल रहता था। तो गाइस इन्होंने मेनली अपने टारगेटेड पे फोकस किए और डेली बेसिस का शेड्यूल फिक्स था कि हमको ये करना है, आज मेरा ये टॉपिक है। इन्होंने अपने टारगेट फोकस रख के भी अपने जो डेली रूटीन का एक्टिविटी को परफॉर्म किए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका जो प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन तो माइंडसेट कर लिए थे कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कब किए आप? कि आते जैसे पैरामेडिकल कोर्स स्टार्ट हुआ, कुछ गैप दिए कि आते ही जस्ट स्टार्ट किए थे? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत पहले से ही माइंडसेट बना के रखा था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है
हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी होती है, हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करना होता है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो मैं सोचता था कि मैं जितना अर्ली स्टार्ट करूँगा मुझे उतना बेनिफिट होगा, और जितना मैं लेट स्टार्ट करूँगा मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि मुझे सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता। तो मैंने सोचा कि मैं जितना जल्दी करूँ उतना मेरे लिए बेटर होगा। तो मैंने एडमिशन के बाद विद इन 10 डेज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, और मैं 10 to 15 डेज़ के अंदर मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट भी दे दिया था। तो आपने मॉक टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहेगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया? जैसे आपने जो प्रीवियस ईयर का नोट्स था उसे फॉलो किए, कि नए न्यू ऑनलाइन कोर्स में फॉलो किए, या कोई कि ओनली ओनली टेस्ट सीरीज आप दिए? मतलब तीनों को आप क्या मेंटेन करके चलते थे? या ओनली टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर का जो नोट था, या ओनली फ्रीक्वेंट वे में टेस्ट दे रहे थे? ओके, सो जैसा कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे इस बार दोनों चीज़ें मैनेज करना है, तो मुझे बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। शाम को 4 घंटे और डिनर के बाद मेरे पास 3 से 4 घंटे थे। तो मैं ये जानता था एक लिमिटेड टाइम के साथ, और वी आर ऑल्सो ह्यूमन बॉडीज़, तो हम एक मशीन नहीं है, हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी के साथ मुझे साल भर बढ़ना था। मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ लूँ, 14 घंटे पढ़ लूँ, और फिर आगे चल के मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे कंसिस्टेंटली 7 घंटे 8 घंटे मुझे निकालने थे। सो मैंने सोचा हार्ड वर्क के साथ साथ मुझे स्मार्ट वर्क भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चीज़ों को डिवाइड कर दिया था। जहाँ पर मुझे लगता था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, लाइक बायो हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, मुझे पता था कि मुझे वहाँ पे नए लेक्चर नहीं देखने हैं, मुझे नोट्स नहीं बनाने, मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में वो बहुत अच्छे से बने हुए थे। तो मैंने उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिक्स, यहाँ पे जो मेरे वीक एरियाज़ हैं, जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं, मैंने उनके लेक्चर्स देखे, उनके नोट्स भी बनाए। और मैंने इस बार कोशिश की कि मैं अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करूँ कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था जो मैं लास्ट ईयर अपनी रैंक सिक्योर नहीं कर पाया। तो मैंने उन वीक एरियाज़ पे काम किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, और अपने वीक एरियाज़ को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में कन्वर्ट किया। और उसी का रिजल्ट है कि आज मुझे नीट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की। तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि ना इन्होंने मेनली फोकस अपने वीक एरिया पे किया। इंपॉर्टेंस इनकी बार बार एक ही फोकस था, इन्होंने वर्क अपने वीकनेस पे, और वीकनेस पे कंटिन्यू एफर्ट किए, कंटिन्यूस पे फोकस किए, और कंटिन्यूस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और फाइनली आज एक अच्छा रिजल्ट भी दिए। तो गाइस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा ना कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था हम लोग का, और पोस्टिंग था, क्लास था, आप टेस्ट भी दे रहे थे। तो इन तीनों को ना आप कैसे मैनेज कर रहे थे? सो जैसा कि आपने पोस्टिंग और क्लासेस का पूछा, तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं, जैसे हमारे यहाँ एम्स दिल्ली में 75% या 80% अटेंडेंस का रूल होता है, तो मैंने लाइक अपना कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा दिमाग लाया कि मैं अगर हफ्ते में 6 दिन क्लासेस हैं, अगर मैं 4 दिन या 5 दिन भी क्लासेस कर लेता हूँ तो मैं वो टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। और काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे मॉक टेस्ट के पहले बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता था, मुझे लगता था मेरे से क्लासेस नहीं होंगी। तो हमारे ही बैचमेट विशाल सर हैं जो हमारे सीआर हैं इस फर्स्ट ईयर में, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो उन्होंने कई बार मेरी प्रॉक्सी भी लगाई है, काफ़ी हेल्प की उन्होंने मुझे अटेंडेंस से रिलेटेड। और रही बात इंटरनल एग्ज़ाम्स की, तो इंटरनल एग्ज़ाम्स मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे कभी भी बैच में टॉप नहीं करना है, मुझे टॉपर नहीं बनना है, मुझे एक डिसेंट स्कोर लाना है ताकि मैं पास हो जाऊँ इंटरनल एग्ज़ाम्स में, ताकि मुझे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए मुझे एलिजिबिलिटी मिल जाए। और इसमें मेरे बैचमेट्स और मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लाइक हम एग्ज़ाम के पहले ही PYQ पेपर डिस्कस कर लेते थे, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते थे साथ में बैठ के, तो जिसके थ्रू मेरा एक डिसेंट स्कोर आ जाता था। और मेरा मेन फोकस ये रहता था कि मैं अपने जो मेरे नीट से रिलेटेड मॉक टेस्ट हैं, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूं, उनको ज़्यादा टाइम दूं, और उनमें जो स्कोर आ रहे हैं उनसे मुझे सीखने को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मेनली इन्होंने नॉट ओनली स्टडी पे फोकस किया, रेदर देन इन्होंने नॉर्मल पे भी काम किया। हम लोग की फ्रेंडशिप भी थी, अच्छी फ्रेंडशिप भी थी, और अपना स्ट्रेटेजी बनाते थे, पढ़ते थे भी, क्लासरूम भी अटेंड करते थे, और अपने इन्वायरमेंट इन्हीं की ओनली हेक्टिक होकर शेड्यूल करके अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। अच्छे से इंजॉय भी करते थे, कभी आते थे क्रिकेट भी खेल लेते थे, मतलब इंजॉयबल शेड्यूल था इनका। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप 2 जगह पेपर दे रहे थे, एक इंटरनल का भी दे रहे थे, नीट का भी दे रहे थे, तो काफ़ी टाइम आप डिसअपॉइंटेड भी हो जा रहे थे कि क्या करें उस समय, कभी नीट में भी कम स्कोर आता होगा। तो उस समय अपने आप को कैसे मैनेज किए उस एक मोमेंट में? क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है ना जब लगता है कि इंसान हारने वाला होता है, तो आप उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, अपने आप को किस एनर्जेटिक में फुलफिल किए, एक बार उस पॉइंट को टारगेट करके एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे आपने पूछा कि कैसे मैंने इंटरनल एग्ज़ाम्स के स्कोर को और नीट में जो मॉक टेस्ट थे उनके स्कोर को बैलेंस किया,
तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मैं इंटरनल एग्जाम्स में एक डिसेंट स्कोर सिक्योर कर लेता था। मैं उन स्कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि लाइफ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी प्रायोरिटी इस समय क्या है, आपको मेन फोकस क्या है। क्योंकि अगर आप इस समय की जो डिमांड है, अगर आप वो करोगे, अगर आप उसको प्रायोरिटी पे रखोगे, तो आप लाइफ में सक्सीड होगे। मैंने वही सोचा कि मेरी प्रायोरिटी इस वक्त नीट के जो मॉक टेस्ट है, उनका स्कोर है, उनका एनालिसिस है, मैं उसमें कैसे स्कोर कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। मॉक टेस्ट में मेरे कम स्कोर्स भी आते थे, काफ़ी बार अच्छा स्कोर भी किया है, लेकिन कभी भी मैंने उन स्कोर्स को एज अ क्राइटेरिया नहीं लिया है कि वो मेरी परफॉर्मेंस बताएं। मैंने हमेशा उनको ऐसे लिया है कि वो मुझे कंटिन्यूटी में हेल्प कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, मुझे अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था पहले से, ये मेरा मेन स्कोर नहीं है, मेरा मेन स्कोर नीट एग्ज़ाम है। तो नीट मॉक टेस्ट के थ्रू मुझे बस अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने थे, मुझे कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी थी, मुझे एक हैबिट डालनी थी 3 घंटे सिटिंग की, जिससे मुझे नीट जैसा एक फील आए, एनवायरनमेंट मिले। कई बार लोअर स्कोर भी आए मेरे, 500 550, यहाँ तक भी मेरे लोअर स्कोर्स आते थे। तो मैं बस एक ही चीज़ याद रखता था कि अगर मैं हार गया, अगर मैं रुक गया, तो शायद मेरा एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं हुआ। और हारना रुकना सिर्फ एक एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं है, लाइफ में आपको याद रखना है कि अगर आप हारते हो, अगर आप गिरते हो, तो आपको उठना भी आना चाहिए, क्योंकि यही हमें बाकियों से आगे अलग बनाती है। क्योंकि लाइफ एक रेस है, अगर तेज़ नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। सो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखा, मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी भी उसको एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह नहीं लिया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, इस बार मेरी कोई कमी होगी, मैं नेक्स्ट बार उसे फिक्स कर लूँगा और मैं अगली बार इससे बहुत अच्छा स्कोर लेके आऊँगा। तो गाइस बेटर पॉइंट यहाँ पे आ रही है कि इन्होंने मॉक टेस्ट जब दे रहे थे ना, तो वहाँ पे वीकनेस एरिया पे पहचान रहे थे। बेस्ट पॉइंट ये है कि जब इन्होंने मॉक टेस्ट दे रहे, जितनी भी मॉक टेस्ट दिए, वहाँ पे इनको पता चल रहा था ना कि मेरा वीक एरिया है क्या है, तो उन्होंने वीक एरिया पे काम किए और वर्क किए अच्छे से। तो गाइस आप लोग मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका जब पेपर आता है, आपने कंटिन्यू भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करे थे, भैया मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ मॉक टेस्ट हमको सिर्फ यही बताता है कि मेरा यह पॉइंट कम नहीं आता है, तो आप उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो, रेदर देन ये नहीं बताता है कि आप फाइनल में क्या स्कोर करोगे। तो इन्होंने मेन पॉइंट यह रखा है ना कि मेरा मॉक टेस्ट में यदि नंबर कम आ रहा है, मीन्स दैट वो मेरा टॉपिक वीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन्होंने चूज किया और फाइनली आज अच्छा कोर्स पे और अच्छे नीट में स्कोर भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट किए हैं? तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है या अगर आपने फुल ड्रॉप भी लिया है, दोनों ही केस में स्टूडेंट्स को मिड फेब या फिर फेब एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने भी नीट एग्ज़ाम दिया है, हम साल भर कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, हम कितने अच्छे नोट्स बना लें, बट मेन जो परफॉर्मेंस आती है वो लास्ट के 2-3 महीने की जो हम रिवीजन करते हैं उसकी वजह से आती है। तो लास्ट में हमें जितना ज़्यादा टाइम मिलता है हमें फुल सिलेबस रिवीजन करने का, फुल सिलेबस टेस्ट देने का, तो आप कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी हो जाए आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। बट फिर भी अगर मैं एक डेडलाइन देना चाहूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि फेब एंड तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि मार्च और अप्रैल आपको 2 महीने मिल जाए अच्छे से फुल सिलेबस रिवीजन करने के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप उन 2 मंथ्स में सीखते हो, याद करते हो, रट के जाते हो, आपकी वही परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है आपके फाइनल एग्जाम में। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने नंबर ऑफ टेस्ट 3 कितने दिए हैं, मतलब कितना भी कितने ऐसा नहीं हो कि एक आकाश को फॉलो किए हैं, कि मतलब कितने टोटल ओवरऑल कितने टेस्ट सीरीज आपने दिया था? ओके, सो मैंने आपको बताया कि मैंने कोचिंग लेक्चर्स इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो मेरा जो एक प्लस पॉइंट था, शायद इस बार वही एक रीज़न था जो मुझे बहुत अच्छा स्कोर मैं सिक्योर कर पाया। मैंने वैरायटी ऑफ टेस्ट कवर किए, मैं एक सिंगल कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं था। मुझे बहुत सारी टेस्ट सीरीज देने का ये बेनिफिट हुआ कि मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, मेरा वो पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया। सो मैंने, अगर आप पार्ट सिलेबस की पूछेंगे तो मैंने पूरे साल भर में एंड तक आते आते मैंने अराउंड 40 to 50 पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दिए थे। और लास्ट के 2 मंथ में मैंने फुल सिलेबस टेस्ट, अगर आप पूछेंगे तो 20 to 30 मैंने फुल सिलेबस दे दिए थे। और इतने ज़्यादा टेस्ट देने का मुझे बेनिफिट यही हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे अपने आप पे एक भरोसा आया कि मैं फुल सिलेबस दे सकता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं फाइनल एग्ज़ाम में वो सेम स्कोर रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और इतनी मेहनत, हार्डवर्क और एक स्मार्ट अप्रोच की वजह से ही आज शायद मेरी एक अच्छा स्कोर मैं सिक्योर कर पाया हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जैसे यहाँ पे आए हैं, पैरामेडिकल भी ज्वाइन किए हैं और फाइनली आप यहाँ से जा भी रहे हैं, तो आप एज अ पैरामेडिक स्टूडेंट तो आप क्या बोलेंगे एक पैरामेडिकल के बारे में?
सो मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि फर्स्ट डे हमारा जो शुरुआत का टाइम था यहाँ पे, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हमें फील हुआ। हमने पोस्टिंग्स भी गए थे, हमने सर्जरीज अपने आंखों के सामने देखी हैं होते हुए, हमने वहाँ पर असिस्ट भी किया है एज अ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। उसके बाद हमने क्लासेस भी लिए हैं। क्लासेस में हमने बायोकेमिस्ट्री सीखी है, फिजियोलॉजी सीखी है, एनाटॉमी सीखी है, जो बेसिकली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। हमने मेडिकल रिलेटेड टर्म्स को सीखा है, हमने उस कोर्स को पढ़ा है, हमने प्रैक्टिकल्स देखे हैं। और कोर्स के अलावा अगर हम देखें तो हमें फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छे से मिली हैं। हमें स्विमिंग पूल है यहाँ पर, जिम खाना है यहाँ पर, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहाँ पर हम सारे लोग इक्वली बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ पर हमें ईएचएस की भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एम्स दिल्ली में। यहाँ आने के बाद एक बहुत अच्छा फील होता है, प्रीमियम स्टूडेंट की तरह फील होता है। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बट मेरे कुछ सवाल आपसे भी हैं। जैसे आप इस कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जो इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए आप बताइए कि क्या ये कोर्स रहने वाला है, इसका ड्यूरेशन कितना है, और इस कोर्स के बाद वो कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि पैरामेडिक न्यू दिल्ली में क्या है, न्यू दिल्ली में क्या है। तो गाइज स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग क्लास भी जाते थे, पोस्टिंग जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा यह लगा कि हम लोग जब पोस्टिंग जाते थे ना, तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि हम पैरामेडिक्स हैं। हम लोग को टीम में 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। हमारे जो भी एसआर जेआर फैकल्टी होते थे, यदि कोई हम लोग गलती भी हो रही थी तो बताते थे कि भाई गाइस ऐसा करो ऐसा करो। तो एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि एज अ पैरामेडिक्स स्टूडेंट होने के बाद भी इन्होंने कितना सपोर्टिव इन्वायरमेंट था। जैसे अंशु सर बताएं कि हाँ अच्छा लगता था, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था, और कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था जो हमें नहीं मिला। इक्वली ट्रीट किया गया हर एक जगह, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि कोई बोल सके आप यहाँ नहीं कर सकते, कोई बाउंडेशन हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा से एंजॉय किया गया, हर एक बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट किया गया, अच्छे से एंजॉय किया गया। और आपका जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 3+1 ईयर का कोर्स है, एंड लास्ट 1 ईयर में इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जहाँ पे एम्स दिल्ली कुछ अमाउंट की सैलरी भी पे करती है। और बात रही इसके बाद हम लोग 3+1 ईयर कोर्स करने के बाद एक तैयारी का पेपर होता है। तो इसमें क्या होता है, तैयारी में ना पूरी एम्स कंबाइन होती है, एक पेपर होता है। यदि आप उस पेपर को क्रैक कर ले रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में 6 पे लेवल की सैलरी है, मीन 65,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी। थैंक यू आकाश सर, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया बच्चों को, आपने बहुत अच्छे से इस कोर्स के बारे में बताया। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और एक जो कॉमन डाउट स्टूडेंट्स का रहता है कि सर क्या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल मिलता है, जैसे एमबीबीएस को हम फर्स्ट ईयर में ही अलॉट हो जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या इस साल एम्स दिल्ली में हॉस्टल अलॉटमेंट है या नहीं, तो उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को एक बार और बता दीजिए। तो वही बात रही हॉस्टल की, आपका जो फ्रीक्वेंट भी क्वेश्चन ही था कि भैया एम्स दिल्ली में हॉस्टल मिलता है कि नहीं। तो गाइज मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो शूट कर चुका हूँ। तो यस गाइज हॉस्टल मिलता है, और हॉस्टल में ना हर एक फैसिलिटी मिलती है जो भी एम्स दिल्ली को मिल रही है। और कोई ऐसा कि नहीं आपको जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है हमको नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ इक्वली ट्रीट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ना आप इस साल से आप जो फर्स्ट डे से हॉस्टल में भी मिल जाए आपको, और तो गारंटी आपको हॉस्टल मिलेगी ही मिलेगी। और बात रही यहाँ पे पैरामेडिक्स का बात करूँ, तो हम लोग जो भी बैचमेट है, जो भी पैरामेडिक्स स्टूडेंट हैं, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे से इंजॉय करते हैं, अच्छे से वहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, खेलते भी हैं, और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, आप आओ और हम लोग अगली में अच्छे से इंजॉय भी करेंगे, तो बेटर है। और तो गाइज यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।